आर्टिकल 214 है संविधान का, यह कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगर हम आर्टिकल 214 को, अनुच्छेद 214 को 230 और 231 के साथ पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बड़ा किया जा सकता है और संघ शासित क्षेत्र पर भी उसका क्षेत्राधिकार स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। एक बात तो यही हो गई कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इसके अलावा एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दो या अधिक राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों तक भी विस्तृत हो सकता है। यह जो बात है, यह अनुच्छेद 214 को अनुच्छेद 230 तथा 231 को के साथ पढ़कर यह व्याख्या की गई है। यह पीटी का प्रश्न बन सकता है हमारे लिए। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 215 में। हमने पिछली कक्षा में बात की है कि अभिलेख न्यायालय के 2 अभिलक्षण होते हैं। एक होता है कि उसके निर्णय को भविष्य में संदर्भित करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है और दूसरा है कि उसको अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। तो जो क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय का है, उस क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होंगे, क्योंकि वह अभिलेख न्यायालय है। और उन न्यायालयों के लिए भी या उन न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए भी उसे दंड देने की शक्ति है और अपने अवमान के लिए भी उसे दंड देने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में उच्च न्यायालय है। यह है अनुच्छेद 215। निर्णयों को भविष्य में संदर्भित करने के लिए सुरक्षित रखना और अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। एक मामला है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय समय पर यह समीक्षा की जानी चाहिए
कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी या कितनी है या कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो 216 अनुच्छेद 216 यह कह रहा है कि प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय में, और जो न्यायाधीशों की संख्या होगी वह राष्ट्रपति के हिसाब से तय होगी। लेकिन राष्ट्रपति किस आधार पर तय करेगा? तो एससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1994 मामले में यह कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया जाना चाहिए, उसके आधार पर राष्ट्रपति उतने न्यायाधीशों की नियुक्ति कराएगा। एक मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1994। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की संख्या की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। यह प्रावधान है अनुच्छेद 216 में। तो कॉलेजियम हमने पिछली कक्षा में चर्चा में लाया है कि 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के। तो कॉलेजियम के द्वारा नाम की अनुशंसा पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की जब सहमति हो जाती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी उसी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पहले हो गया नियुक्ति, कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है स्थानांतरण, ट्रांसफर, कॉलेजियम की सिफारिश पर। इस कॉलेजियम में क्या होंगे? उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तो हैं ही, इसके अलावा दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, दोनों मतलब जहां से स्थानांतरण हो रहा है और जिस उच्च न्यायालय में हो रहा है, दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए
और 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के वो होने चाहिए। उसके आधार पर हम स्थानांतरण करते हैं न्यायाधीशों का। और तीसरा है पद से हटाने वाली प्रक्रिया। अनुच्छेद 217(1)(b), अनुच्छेद 124(4) में वर्णित प्रक्रिया द्वारा, मतलब ठीक उसी तरीके से जैसे हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाते हैं, अर्थात असमर्थता और साबित या सिद्ध कदाचार के आधार पर हम उसको पद से हटाते हैं विशेष बहुमत द्वारा। उसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी पद से हटाया जाएगा। चौथी बात जो इसमें लिखनी है कि उनका वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन अनुच्छेद 112(3)(d)(3) भारत की संचित निधि से। यह आपका प्रश्न बन सकता है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे, ऐसा हम देख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिताएं कौन सी हैं। अनुच्छेद 225 में उल्लेख है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रिट अधिकारिता अनुच्छेद 226 में। मूल अधिकारों के अतिरिक्त राज्य सूची में शामिल विषयों पर भी रिट जारी कर सकता है। रिट वही है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। इस तरीके से 5 प्रकार के रिट वो जारी कर सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय करता है उसी तरीके से। फर्क क्या है कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के विषय पर जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी जारी कर सकता है। वे अन्य विषय कौन से होंगे, तो उन विषयों का उल्लेख राज्य सूची में है। इसके साथ साथ जो 227 अनुच्छेद है, 227 में उच्च न्यायालय की अधीक्षण अधिकारिता वर्णित है, उस पर गौर करना है हमें। सुपरिंटेंडिंग जुरिस्डिक्शन, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में सभी न्यायालयों सेना न्यायालय को छोड़कर पर प्रशासनिक तथा न्यायिक नियंत्रण रखता है। यही उसकी
अधीक्षण अधिकारिता है, तो चूंकि सभी उसके अधीनस्थ हैं इसलिए ऐसा करता है। अब एक बहुत बारीक सी बात है जो मैं यहां चर्चा में लाने वाला हूं, वह है कि क्या उच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। तो यह कहा जाएगा कि सामान्य रूप से ऐसी शक्ति नहीं है उसको, लेकिन अगर कुछ परिस्थितियां हैं तो वहां पर ऐसी स्थिति हो सकती है। तो दो मामले ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बारीक हैं और उनको समझने की जरूरत है। दो मामलों को हम ध्यान में रखेंगे, वर्ष 2000 और 2006 के। एक अलग से हेडिंग बना दीजिए, वो यह है कि क्या उच्च न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। MM थॉमस बनाम केरल राज्य, ये मामला है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार हालांकि सामान्य रूप से उच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं है, लेकिन यदि किसी निर्णय में उच्च न्यायालय के अनुसार कोई त्रुटि रह गई है तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए वह पुनर्विचार कर सकता है। यह अपवाद है, लेकिन सीमित है। कहां कि केवल त्रुटि ही दूर होगी, उससे हम निर्णय को बदल नहीं सकते, जैसा उच्चतम न्यायालय करता है अनुच्छेद 137 के तहत। तो ऐसी शक्ति आम तौर पर नहीं है उसको, लेकिन अगर कोई त्रुटि है जो उच्च न्यायालय को ही ऐसा लग रहा है कि कोई त्रुटि रह गई है, तो उसमें वह उस त्रुटि को दूर करने के लिए ऐसा कर सकता है। इसके बाद दूसरा जो एक मामला है वह है हमजा हाजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006। SC के अनुसार यदि उच्च न्यायालय से किसी मामले में धोखाधड़ी के आधार पर निर्णय कराया गया है, तो उस पर पुनर्विचार कर उच्च न्यायालय
उस निर्णय को निरस्त कर सकता है। ये दोनों बातें बहुत बारीक हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है इस पर। इतनी बातें हम उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखेंगे। अब इसके बाद हमारे लिए बात आ रही है अनुच्छेद 233 से 235 के बीच अधीनस्थ न्यायालय की। उसके भी एक दो मुख्य बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अधीनस्थ न्यायालय है अनुच्छेद 233 से 235 तक। इसमें अनुच्छेद 233 में यह कहा गया है कि संबद्ध उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, उसकी पदस्थापना और उसकी प्रोन्नति का अधिकार राज्यपाल को होगा। तो अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना पोस्टिंग तथा प्रोन्नति का अधिकार राज्यपाल का है। संबद्ध उच्च न्यायालय के परामर्श पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक केस है सुषमा सूरी बनाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। उस मामले में यह कहा गया कि हालांकि हम जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं न्यायिक सेवा के लोगों की, लेकिन सीधे वकालत करने वाले लोगों में से भी, मतलब बार में से भी हम किसी व्यक्ति को सीधे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं यदि उसने 7 वर्षों की प्रैक्टिस, 7 वर्षों तक विधि व्यवसायी के तौर पर अनुभव प्राप्त कर लिया हो और हाईकोर्ट ने उसका नाम रिकमेंड किया हो। तो सुषमा सूरी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार 1999, उस मामले में बात यहां कही जा रही है। सुषमा सूरी बनाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 1999। किसी विधि व्यवसायी को सीधे जिला न्यायाधीश के रूप में किया जा सकता है। शर्तें क्या हैं? उसने न्यूनतम 7 वर्षों तक विधि व्यवसायी का अनुभव प्राप्त कर लिया है, और दूसरा है संबद्ध उच्च न्यायालय ने उसके नाम की संस्तुति की है, रिकमेंड किया है उसके नाम को। अगर ऐसा है तो हम सीधे सीधे बार से भी किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में
नियुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यायिक सेवा के लोग हैं उनकी नियुक्ति होती है प्रोन्नति के आधार पर। उसका उल्लेख है 234 में, और 235 में यह बात कही गई है कि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण बना होगा अधीनस्थ न्यायालय पर। यह अधीनस्थ न्यायालयों की बात है जिसमें मुख्य सबसे प्रमुख आपके लिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है, यही ध्यान में रखना है। और एक जो 235 की बात है वह अनुच्छेद 227 में है, उच्च न्यायालय की अधीक्षण अधिकारिता।